अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ के लिए आंवले के बाग की स्थापना। भरपूर पैदावार के लिए धान की फसल में पोषक प्रबंधन पर जानकारी। दुधारू पशुओं की बरसात के मौसम में देखरेख। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई आंवला का बाग लगाना चाहते हैं तो उनको जरूरी है कि कौन से किस्म का चुनाव करें, भूमि कैसी होनी चाहिए और लगाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां अमल में लाना है। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के वैज्ञानिका रश्मि वाजपेयी से। आज हम चर्चा करेंगे कि आंवले की खेती किस तरीके से की जा सकती है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ हमारे चारों तरफ आंवले के बगीचे लगे हुए हैं और ये जो फसल आपको दिख रही है ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर आधारित है। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि पौधे से पौधे की दूरी बहुत ही कम कर दी जाए। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें प्रति बीघा या प्रति एकड़ पौधों की संख्या काफ़ी गुना बढ़ जाती है, तो उससे हमारा उत्पादन भी निश्चित रूप से बढ़ जाता है। तो ये एक कृषि की उत्तम और आधुनिक पद्धति है। चर्चा करते हैं कि यदि हमें आंवले का बगीचा लगाना है तो हमें किस तरीके से उसकी पूरी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले तो ये कि जिस जगह पे हमें बगीचा रोपना है हम उसका पहले मिट्टी का परीक्षण करा लें। हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। यदि नहीं है तो हम उसी तरीके से उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ कि इसके लिए हम गड्ढे किस समय खोदें। तो किसान भाइयों, हमारे बगीचे के लिए शुरुआत होती है गड्ढे खोदने के लिए अप्रैल और मई। तो आंवले में जो है 2.5 फुट के हमारे जो है गड्ढे लंबे ऊंचे और गहरे खोदे जाएंगे। गर्मी में खोदने से फ़ायदा ये है कि इस समय तेज़ धूप से हमारे जो गड्ढे हैं वो पूरी तरीके से रोगाणु रहित कीटाणु रहित हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये कार्य जो है पहले कर लें। अब जब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किस किस्म के पौधे इसमें रोपें। कुछ किस्म के नाम मैं आपको बता रही हूँ, वो हैं आपकी चकैया है, फ्रांसिस है, हाथीजूल है। अब जो नई किस्में आई हैं वो हैं नरेंद्र आंवला की सीरीज़ की, जिसमें नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 10। तो इस तरह से इन किस्मों का हम चुनाव करें। अब जब गड्ढे का हमने खोद लिया तो जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है उस समय हम गड्ढे को भरने का कार्य करेंगे। गड्ढे की जो नीचे की हाफ मिट्टी है पहले तो हम उसको डालेंगे और जो ऊपर की हाफ मिट्टी है उसमें हम समस्त उर्वरक और खाद, जो हमारी गोबर की पकी हुई खाद होती है, वो हमें ऊपर की आधी मिट्टी में मिलाना है। आंवले के केस में हम प्रारंभ में जब हमें रोपना है उस समय हम लगभग इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है
वो 100 ग्राम डालते हैं। जो फास्फोरस की मात्रा है वो 80 ग्राम डालते हैं और जो पोटाश की मात्रा है वो भी 80 ग्राम डालते हैं। तो ये तो हमारी प्रारंभिक डोज है। इसके साथ साथ जो गोबर की पकी हुई खाद है वो प्रति पेड़ जो है वो कम से कम 20 किलो हमारी गोबर की खाद डलेगी। ये जो है प्रारंभिक अनुशंसा है हमारी खाद और उर्वरक की। इसी तरीके से प्रति वर्ष हमें आंवले के बगीचे में थाले बनाने होंगे और इसी अनुशंसा को लगभग 4 से 5 साल तक हम इसी तरीके से इसको करते रहें। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौध की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं। साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। पेड़ लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है। इसे अगस्त माह तक भी लगाया जा सकता है। खेत में रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर गड़े खूंटियों के पास पुनः पौधे की जड़ पर लगी मिट्टी की पिंडी के बराबर का एक छोटा गड्ढा खोद लें और सावधानी से पौधों की जड़ को इसमें डालें और किनारे से मिट्टी डालकर दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। पानी के लिए हम ये समझते हैं कि जब भी हमारे बगीचे को या खेत को, मिट्टी को पानी की आवश्यकता होती है उसके अनुसार हमें उसमें सिंचाई देते रहना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी है हमारे आंवले के बगीचे लगने की। और इसके बाद इसका जो प्रति पेड़ जो इसका उत्पादन है वो लगभग हमारा 1 कुंटल तक उत्पादन निकलता है। किसी भी फसल से आप आशातीत उपज तभी ले सकते हैं जब उस फसल में पोषण की सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएं। यदि हम धान की बात करें तो इसे मुख्य पोषक तत्वों के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। किसी भी तत्व की कमी होने पर इसके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो धान की फसल में कैसे करें पोषक तत्वों का प्रबंधन, जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप तोमर से। धान की फसल में हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में जो भी फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न साधनों से, जैसे कि चाहे देशी खाद है और हरी खाद ढैंचे की खाद है या बायो फर्टिलाइजर में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी धान के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ में विभिन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की आवश्यकता पूर्ति करने वाले रासायनिक उर्वरक, इन सभी का एक समन्वित निश्चित अनुपात में उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखें कि फसल की बुवाई के समय जब खेत तैयार करते हैं उससे पहले यदि आवश्यकता अनुसार खेत खाली हो तो उसमें हरी खाद ढैंचे की फसल ले सकते हैं, जो कि प्रति हेक्टेयर 60 कुंटल नाइट्रोजन की बचत करती है और फसल के उत्पादन को बढ़ाती है। दूसरी बात देसी खाद है, जो गोबर की अच्छी सड़ी खाद है, वो 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग की जाए तो अच्छे उत्पादन के लिए एक उत्तरदायी है। इसी के साथ साथ हम देखें कि जब हम फसल की बुवाई करते हैं, यदि सीधी बुवाई है तो उसमें फर्टी सीड ड्रिल द्वारा जो संस्तुत मात्रा है उनका उपयोग करें। यदि रुपाई करते हैं तो उस समय फर्लिंग खेत की करते हैं, मचुआ जिसे कहते हैं, उस समय हमें उपयोग करना है। अब बात आती है कि संस्तुत की मात्रा जो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की क्या है। हम कहते हैं कि संकर प्रजातियां हैं तो उसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और इसके साथ में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। अब बात उपयोग करने की है तो हम कहते हैं कि फास्फोरस, पोटास और जिंक जो 25 किलोग्राम है और एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय इसमें मिल जाना चाहिए। खेत के अंतिम जुताई उस समय पर्लिंग करते हैं उस समय इसमें मिला दें। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है आदि, उसको 2 भागों में उपयोग करना है। एक तो जब खेत की हम पौध रुपाई कर देते हैं, उसके देखें कि पौध सही रुपाई हो गई और कल्ले फूटना शुरू हो जाएं, जब फसल आपकी 20 दिन की लगभग हो, 20 से 25 दिन की, उस समय 1/4 मात्रा को यूरिया के द्वारा टॉप ड्रेसिंग छिड़काव कर दें और दूसरी
इसमें जो मात्रा है वो लगभग जब फसल आपकी 55-60 दिन की हो रही है, जो गोप बनने लगे, उस समय आप इसको डाल देना चाहिए। इस तरह से यूरिया की मात्रा का उपयोग करें। यदि किन्हीं परिस्थितियों बस खेत में जिंक का उपयोग नहीं किया और खड़ी फसल में जिंक की कमी महसूस होती है, तो उस दशा में आधा किलोग्राम जिंक सल्फेट 2 किलो यूरिया में मिलाकर 100 लीटर पानी ये घोल बनाएं और फसल में छिड़काव कर दें। तो जो पत्तियां हल्की हल्की पीली सी पड़ती हैं तांबे से कलर की, तो वो जिंक की कमी से होती हैं, उनका नियंत्रण किया जा सकता है। यदि नर्सरी अवस्था या खड़ी फसल में पत्तियां सफ़ेद सी होने लगती हैं, उनकी धारियां हरी सी रह जाती हैं, तो वो आयरन लोहे की कमी से होती हैं। उस दशा में 250 ग्राम फेरस सल्फेट 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर दें। उससे उसको दूर किया जा सकता है, उसकी कमी को, और इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखें हैं कि जो जैविक खाद की बात करते हैं, जैव उर्वरक की बात करते हैं, धान की फसल में BGA ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसका उपयोग करते हैं। आप ये खेत में देख रहे होंगे, इसकी जो धान रोपाई के बाद आप पानी भर के और इसको जो पाउडर छिड़क देते हैं, तो हम देखते हैं कि ऊपर ये लेयर हरी हरी सी छा जाती है और ये नाइट्रोजन के लिए जिम्मेदार होती है, हमारी फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है एनवायरनमेंट से, और ये खेत की दशा को सुधारती है। इस सभी बातों का यदि आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से समन्वित पोषक तत्व की जो बात है, सभी तरीकों से उपयोग करते हुए आप अच्छी तरह से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में है आगे महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जिहाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा। हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तिरली। काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई गाय भैंस पालते हैं, उनको बारिश के समय उचित देखरेख की जरूरत होती है, जिससे कि वो अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अतः उनको अच्छी देखरेख के लिए कौन कौन सी सावधानियां अमल में लाना जरूरी है, आइए कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह से जानते हैं। आज मैं आपको पशुओं में बरसात में होने वाली बीमारियां एवं बरसात में किस प्रकार से अपन को दुधारू पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए, इस बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बरसात शुरू होने से पहले ही बरसात की देखभाल लगभग शुरू कर देनी चाहिए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि बरसात जैसे ही आने वाली होती है तो वर्षा पूर्व टीकाकरण या प्री मानसून वैक्सीनेशन का कंसेप्ट सामने आता है। अपने को पशुओं में टीकाकरण कार्यक्रम करवा लेना चाहिए। देखिए, बरसात में अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से गलघोंटू या हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सबसे खतरनाक है और जिससे कि पशु सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसमें देखना है अपने को कि कैसे बचाव। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका टीकाकरण अपन करवा लें। टीकाकरण सरकारी पशु चिकित्सालयों में लगभग मुफ्त में उपलब्ध होता है। इसमें आपको 2 रुपये या 1 रुपये रसीद कटती है और विभाग द्वारा ये टीकाकरण किया जाता है। इसी प्रकार से एक और बीमारी है ब्लैक क्वार्टर या BQ करके बीमारी जो रहती है, उस बीमारी में भी टीकाकरण अपने को बरसात से पहले ही करवाना पड़ता है, तो उसका टीकाकरण करवा लें। ब्लैक क्वार्टर एक ऐसी बीमारी होती है जो कि ऐसे पशुओं में होती है जिनमें पीछे के पैर या उनकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, जैसे बैल हैं, सांड हैं। चूँकि इनमें पीछे के पैर की मांसपेशियां मांसल और भारी होने के कारण उसमें जब कभी किसी कारणवश चोट लग जाती है तो अंदर ही अंदर उसमें
जीवाणु प्रवेश करने के बाद में उसके मस्कुलर टिश्यू या मांसपेशियों को खाने लगते हैं और उससे उसमें ऐसा लगता है कि गैस भरी है। तो इस प्रकार से यदि बीमारी पे ध्यान न दिया गया तो एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें कि पशु का पैर ही हमको काटना पड़ता है। तीसरा क्या है, बरसात में साफ सफाई का अपने को विशेष प्रबंध रखना चाहिए, खासकर बड़े पशुओं में। जैसे कि आप लोग पशुओं को अपने गांव में चरने के लिए ढीलते हैं तो गंदी पोखर का पानी पीते हैं, गंदी जगह का पानी पीते हैं। तो उसके लिए एक प्रबंधन अपने को ये करना है कि जब भी अपन पशुओं को चरने के लिए ढीलें या छोड़ें तो उनको पानी पिला के छोड़ें, जिससे कि इस बात की संभावना कम रहे कि वे पशु गंदा पानी पिएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो पशुओं के बांधने का स्थान है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करें, उसको पक्की जगह पे बांधें, कीचड़ गंदगी में न बांधें, क्योंकि कीचड़ गंदगी में बांधने के कारण पशु के थन उस कीचड़ में बिगड़े हुए रहते हैं। और यदि थन में कोई किसी प्रकार की चोट है या चोट नहीं भी है, ये थन खुले हैं, जैसे दवाई के तुरंत बाद में थन खुले रहते हैं लगभग 1 मिनट के लिए, उस समय यदि कीचड़ गंदगी से संपर्क होता है या चोट लगती है तो पशु में थनैला रोग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का अपन प्रयास करें। दूसरा एक और चीज़ है कि जो गलघोंटू बीमारी मैंने बताई थी, सामान्यतः यदि टीकाकरण कर लेंगे तो ये बीमारी नहीं होती, लेकिन यदि किसी पशु में टीकाकरण नहीं हुआ, बीमारी आ गई, तो उसको पहचानना और उसका तुरंत उपचार कराना बहुत ज़रूरी है। पहचानने के लिए इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ये 2 वर्ष से कम उम्र के पशुओं में बहुत तेज़ी से फैलता है, और यदि 24 घंटे या 1 दिन में हमें एंटीबायोटिक उपचार पशु को उपलब्ध न कराया तो इसमें पशु की मृत्यु होने की संभावना काफ़ी रहती है। अतः इसमें सबसे पहले ध्यान देने की ये चीज़ है कि जैसे ही पशु बीमार होता है, पशु के गर्दन में सूजन आ जाती है। सूजन के बाद में उस जगह पे हल्का हल्का सा लिक्विड या द्रव पदार्थ एकत्रित हो जाता है, और जब ये लिक्विड इकट्ठा होता है तो पशु को सांस लेने में काफ़ी परेशानी आती है। इसके कारण उसमें गले के पास यदि अपन कान लगा के सुने तो घर घर की आवाज़ आती है, इसलिए इस रोग को घरेरा रोग बोलते हैं। तो रोग की पहचान इस प्रकार करें, रोगी पशु को तुरंत उपचार कराएं और नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखाएं। हैवी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इसका 3 से 5 दिन के लिए चलता है। उसका उपचार कराने के बाद ही अपन इस बीमारी से बच सकते हैं। और जो प्रभावित पशु है उसको अन्य पशुओं के साथ ना बांधें, उसको अलग बांधें, जिससे कि इसके फैलने की जो संभावना है वो कम रहे। इसके अलावा आपको पशुओं के पोषण में यदि बात करें तो संतुलित दाना वास्तव में तो आपको वर्ष भर उपलब्ध कराना ही है। सही मात्रा में बरसात के समय भी इसको उपलब्ध कराना है अपने को। और संतुलित पोषण जब हम पशु को देते हैं तो निश्चित रूप से जो दूध उत्पादन है या अन्य चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा चरने में ऐसे विशेष बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा हानिकारक पौधा जो आपने पहले अनुभव किया हो कि किसी एक जगह में इस प्रकार के पौधे जिसमें पशु को बीमारी हो, तो उन जगहों पे या उन फील्ड्स में पशुओं को चरने के लिए न ढीलें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार, दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज़ थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश। लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 5 दिनों तक लगातार मध्यम से घने बादल छाए रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में कम से मध्यम हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस समय सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन पर है। अतः किसान भाई आसमान साफ होने पर खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्विजेलोफास इथाइल 5 EC 1 लीटर या इमीजाथाई पर 10 EC 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 18 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इससे अधिक समय वाली फसल अर्थात 30 से 40 दिन की फसल में केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करें। नियंत्रण के लिए फीना एक्साप्रोप P इथाइल 9.3 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। खेत में जल भराव की स्थिति होने पर जल निकास की व्यवस्था करें। सोयाबीन एवं अन्य खरीफ फसलें जो लगातार वर्षा के कारण पीली पड़ रही हैं, उनमें 18:18 या 19:19 NPK का छिड़काव 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल में जहां 20 से 25 दिन की फसल हो गई हो, इन फसलों में सेमी लूपर के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। छिड़काव के बाद 5 से 6 घंटों तक आसमान साफ रहना अनिवार्य है। धान में यूरिया का छिड़काव करें एवं खेतों की मेड़ों की मरम्मत करें एवं पौधरोपण का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लें। खेतों एवं नर्सरी में अधिक वर्षा होने के कारण पौध सड़न रोग की संभावना है। इस प्रकार की परिस्थिति में फफूंदनाशक दवा, कार्बनडाजिम, थायरम, बावेस्टिन आदि का छिड़काव करें एवं जल निकास की उचित व्यवस्था करें। साथ ही बतर आने पर हल्दी की निकाई गुड़ाई का कार्य करें। अदरक एवं हल्दी की खेती में पानी अधिक होने पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए खेतों में मल्चिंग का कार्य करें। मिर्च, बैगन, टमाटर, सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की फसल में नम एवं आर्द्र मौसम के कारण रस चूसक कीट जैसे एफिड, जैसिड, सफेद मक्खी आदि के प्रकोप की संभावना है। इन कीटों के प्रकोप से पीला मोजेक रोग भी फैलता है। अतः इनके नियंत्रण हेतु थायोमेथोक्साम 0.35 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नए फल वृक्ष लगाने हेतु तैयार गड्ढों में पौधों को लगाएं एवं नवरोपित पौधों में जल निकास की व्यवस्था करें तथा बड़े वृक्षों के थालों की निराई गुड़ाई का कार्य कर उम्र के हिसाब से उर्वरक एवं सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। पशुओं को सूखे साफ स्थान पर बांधें तथा कृमिनाशक दवा समय समय पर पिलाते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक दिनेश यादव ने। यह अदरक की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अदरक की फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ बातों को अपने ध्यान में रखें। आपकी जो बीज की बुआई होनी चाहिए, आजकल जो नई पद्धति है कि आप उसको मेड़ पे जो जमीन से लगभग 25 से 30 एक फीट ऊंची उठी हुई जो मेड़ है उस पे हमको उसका रोपण करना चाहिए। एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी जो है उसमें आप 45 सेंटीमीटर लगभग 1.5 फीट रखें और जो ये मेड़ है मेड़ पे आप कम से कम आप 15 से 20 सेंटीमीटर यानी कि एक एक बीदा, अगर हम हाथ से बात करें तो एक एक बीदा की दूरी पे उसका रोपण कर। जो आपके जो उर्वरक हैं जिसमें आपका डीएपी है, पोटास है, इन जो डीएपी और पोटास जैसे आप 50 किलो डीएपी और 40 किलो पोटास ये उर्वरक जो हैं आप जैसे
जैसे बुआई के समय उसको खेत में जब आप मेड़ बनाते हैं, जब मेड़ के रुपाई के लिए मेड़ बनाते हैं उस समय खेत में ये मिला देना चाहिए। इसी के साथ में सल्फर जो बहुत ही आवश्यक है पोषक तत्व, तो जिंक सल्फेट आपका 10 किलो प्रति एकड़ की दर से उसी समय उसमें मिला दें। रही जो यूरिया की जो मात्रा है जिसके हम लोग इसमें अदरक की फसल में करते हैं कि 80 से 90 किलो प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना चाहिए। तो यूरिया को आप जैसे ही आपकी फसल 2 महीने की हो और तीसरे महीने की अवस्था पे तो 2 मात्रा में इसको बराबर भागों में बांट करके आप एक मात्रा जो है आप बुआई के 2 महीने के बाद और दूसरी मात्रा जो है बुआई के 3 महीने के बाद इसमें दे देना चाहिए। उर्वरक का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि पहले जो है खेत से खरपतवार निकाल दें। खरपतवार निकालने के ही पश्चात आप उर्वरकों का उपयोग करें और उर्वरक मिलाने के बाद उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम अवश्य करें, जिससे आपके जो उर्वरक हैं वो जड़ क्षेत्र में पहुंचे, जहां आपकी जो अदरक की जड़ है उस क्षेत्र तक वो और पौधे को अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। साथ में पानी की जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। खेत में पानी एकत्रित लंबे समय तक पानी रुकने न पाए इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 15-20 दिन तक जो है पानी नहीं गिरता है, तो ऐसी अवस्था में आप एक तो हमने जो क्या है कि जो आप लोगों को बताया कि बुआई के समय जो उसमें पलवार कर देनी चाहिए, उसमें जो है फसल को जो है पत्तियों से ढक देना चाहिए, तो इससे भी आपकी नमी सुरक्षित रहती है। क्योंकि जब हम उसमें पलवार कर देते हैं उसमें खरपतवार को वो उगने से रोक देता है। वही आपका जो पलवार जिससे आपने पत्तियां हैं या फिर पुआल है वो बरसात होने के साथ ही वो सड़ करके उसमें खाद उसकी बन जाते हैं, जिससे और भी बुरबुरापन आपका मिट्टी का बना रहता है। और अगर आपको ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर लंबे समय तक 15-20 दिन तक पानी नहीं गिरता, तो वहां पे आप जो है स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से उसमें फसल में पानी लगा सकते हैं। इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार का खास कोई कीट नहीं लगता है। एक जो है पत्ती को काटने वाला कीट, जो पत्तियां उसमें जो है छेद कर देता है, या पत्ती को लपेट देने वाला कीट, जिस प्रकार से आप अरहर में देखते हैं कि पत्ती लपेटने वाला कीट, इसी प्रकार से अदरक में भी देखा जाता है कि वो पत्तियों को लपेट देता है या पत्तियों पे छेद कर देता है। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपको फसल पे दिखता है तो फसल पे यह कीट इस प्रकार के लक्षण देखते ही उसमें जो है आप कोई भी जो है ट्राइजोफॉस या प्रोफेनोफॉस नामक दवाई जो है उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से उसका छिड़काव करें। जैसे ही आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन में इसका जमाव आपका शुरू होता है, तो जमाव के तुरंत आपके 10-12 दिन के बाद इसमें आप, क्योंकि वह अवस्था ऐसी होती है जिसमें कई बार क्या होता है कि एक ही दिन में आपका निरंतर जो है 24 घंटे पानी गिरा और उसमें आपका खेत में पानी भर गया, तो ऐसी अवस्था में उसमें जो है आपके कंद गलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ये कंद गलन की समस्या पे आप पत्तियों से देख सकते हैं, उसमें पत्तियों पे पीले रंग के धब्बे बनेंगे या पत्तियां पीली पड़ने शुरू हो जाती है। तो आप इस अवस्था, जैसे ही आपकी फसल उगने के 10 से 15 दिन की अवस्था में है, उसमें तुरंत आप रिडोमिल MZ दवाई जो है, आप इस दवाई को 40 ग्राम प्रति पंप, मतलब 15 लीटर पानी में 40 ग्राम दवाई इस हिसाब की दर से आप इसका छिड़काव कर दें। इस छिड़काव करने से आप अपनी फसल पे में कंद गलन रोग या जो भी उसमें सड़न रोग आ रहा है उसको उस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ज्यादा पैदावार के लिए भिंडी की फसल में प्रबंधन कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।